नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम कुम्हारी में हुए अंधे हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आधा दर्जन आरोपी हुए गिरफ्तार। चोरी के संदेह पर युवक की गई थी हत्या। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ रही है संख्या। 8 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29। बालाघाट नगर में भी मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। 2 माह में 3 गुना हो गई है कोरोना की रफ्तार। 26 जुलाई से 7 अगस्त 10 दिन में 58 मरीज। बाईपास समस्या को लेकर हुई विचार गोष्ठी में जनप्रतिनिधि, व्यापारी सहित प्रबुद्ध जन रहे मौजूद। बाईपास को लेकर सभी ने रखे अपने अपने विचार। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित हुई थी विचार। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना अंतर्गत छोटी कुम्हारी में की गई एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी का प्रयास होने पर चोरों का पीछा करते समय युवक के पकड़ाने पर चोर समझकर मारपीट कर दम घोंटकर हत्या कर दी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि मृतक वार्ड नंबर 3 शांति नगर निवासी कमलेश उर्फ विक्की मेश्राम का शव 5 अगस्त की सुबह कुम्हारी में मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव बरामद किया था। पुलिस द्वारा मर कायम कर मामला जांच में लिया गया है और जांच में मृतक की हत्या करना पाए जाने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 ताही के तहत मामला कायम कर जांच की गई, जिसमें मामले के संदेही वार्ड नंबर 11 माता टोला बड़ी कुम्हारी निवासी दीनू उर्फ राजकुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा गांव के अपने साथी विजय ठकरेले, अर्जुन यादव, शंकर मेश्राम, भावलाल दमाही, मानकचंद ठकरेले के साथ मिलकर चोरी की शंका कमलेश की हत्या करना बताया। दीनू के बताए अनुसार अन्य 5 लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा गांव में चोरी का प्रयास होने पर चोरों को ढूंढते समय कमलेश के भागते हुए छुपने का प्रयास करने पर पकड़कर चोर समझकर मारपीट कर दम घोंटकर हत्या करना बताया। आरोपियों की निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त 2 पल्सर बाइक, 6 मोबाइल, 1 कुल्हाड़ी, 3 डंडे बरामद किए गए। सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। 40 घंटे के अंदर पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। कितने आरोपी है इसमें और किस कारण हत्या की गई है? इसमें कुल 6 आरोपी हैं। इसमें जो मृतक हैं कमलेश ठकरेले और विक्की, ये अपने मित्र संजू पाचे के साथ रात में बड़ी कुमारी तरफ अपने एक प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। जब यह गांव पर पहुंचा तो वहाँ गांव वालों ने इन्हें चोर समझकर इनके पीछे दौड़े और इसमें जो विक्की है ये इनके पकड़ में आ गया। और इन गांव वालों में से जो 6 लोग थे जो कि आगे आ गए थे मोटरसाइकिल से, इन लोगों ने इसको पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और उसको ज़मीन पर दबा दिया। इस दबने के कारण उसकी मृत्यु हुई। एएसपी प्रतिपाल सिंह ने बताया कि मृतक कमलेश अपने दोस्त ढीमाटोला निवासी रितेश के जन्मदिन की पार्टी में गया था, जहां 5 से 6 दोस्तों ने मिलकर पार्टी की और कमलेश अपने साथी संजू पांचे के साथ घर जाने निकला, लेकिन संजू ने उसे अपने साथ बड़ी कुमारी अपनी महिला प्रेमी से मिलने लेकर गया, जहां कमलेश व संजू एवं उसकी महिला साथी को देख गाँव वालों ने गाँव में चोरी का प्रयास होने पर चोर समझकर पीछा किया, जिससे संजू बाइक लेकर अलग भाग गया व कमलेश एवं महिला अलग रास्ते से एक साथ भागे। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद महिला छिप गई व कमलेश को बाइक से पीछा कर रहे युवकों ने पकड़ लिया। कमलेश के साथ मारपीट कर उसे मैदान में गिराकर उसकी दम घोंटकर हत्या कर दी। पाचे की प्रेमिका थी तो इसी वजह से लोग मिलने लगे। संजू पाचे इसमें जो तस्दीक हुई तो जो महिला मित्र इसकी थी, गीता लीलारे इसका नाम है, बड़ी कुमारी की, छोटी कुमारी की, तो इस तक हम पहुँचे। जब उससे जानकारी ली तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि हमसे मिलने आए थे और फिर गांव वालों ने हमको दौड़ाया था। फिर हम लोग इस गांव की तरफ आगे थे तो फिर ये जहाँ जो घटना स्थल है उसके पास ये लोग अलग अलग हो गए और अचानक मोटरसाइकिल आ गई तो ये महिला छुप गई थोड़ा सा आगे जाके। तो उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया, उसका नाम दीनू उर्फ राजकुमार गुजारी है, उससे पहचान लिया।
6 अगस्त और 7 अगस्त को संदिग्ध मरीजों के सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस प्रकार अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। सभी मरीजों को बूढ़ी ITI के पीछे स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि 6 अगस्त को देर रात्रि में ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये मरीज लांजी और किरनापुर तहसील के हैं। इनमें से 4 मरीज लांजी तहसील के हैं और 1 मरीज किरनापुर तहसील का है। ये पांचों मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि लांजी तहसील के 4 कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में 1 मरीज ग्राम कुम्हारी कला का 22 वर्षीय युवक है, जो 3 अगस्त को रायपुर से अपने गाँव आया था। शेष 3 मरीज ग्राम कटंगी के हैं, जो एक ही परिवार के हैं और 3 अगस्त को नागपुर से कार द्वारा वापस आए हैं। 1 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मटकाटोला का है, जो 3 अगस्त को बाइक से नागपुर से आया है। जबकि 7 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 2 मरीज लांजी तहसील के ग्राम थाने गांव के हैं, जो 3 अगस्त को हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आने के बाद ये दोनों ही मरीज पाल डोंगरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। 1 मरीज नर्मदा नगर बालाघाट का है और ये पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। इस मरीज को आइसोलेशन में रखा गया था। इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 159 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 29 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 7 जुलाई को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बाईपास रोड को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान बाईपास के मामले में कोई निष्कर्ष न निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर अपने व नगर के व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों के विचारों से अवगत कराया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नो एंट्री की समस्या का निराकरण करने के लिए चर्चा की। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बैठक में लोगों का सुझाव आया कि वर्तमान में जयस्तंभ चौक से लेकर रेलवे क्रॉसिंग वैनगंगा नदी तक डिवाइडर नहीं है। इस मार्ग में डिवाइडर बना दिया जाए तो आवागमन सुचारू होगा और दुर्घटना की संभावना नहीं होगी। विधायक बिसेन ने कहा कि डेंजर रोड का पूर्ण चौड़ीकरण न होने की स्थिति में साइड शोल्डर को चौड़ा कर आवागमन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष सांसद ढाल सिंह बिसेन, कलेक्टर व SP सहित संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा कर सभी को सुविधा हो ऐसा रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर में सड़क दुर्घटना के मामले सामने आने पर नो एंट्री लगाना आवश्यक हो गया था। लंबे समय तक नो एंट्री रहने से ट्रांसपोर्ट का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सभी के विचार सुनाएं, प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। पुलिस अधीक्षक, हमारे कलेक्टर और कोई रास्ता निकालेंगे। इसी के साथ में सड़क सुरक्षा समिति है, जिसके कि अध्यक्ष माननीय हमारे सांसद जी हुआ करते हैं, उनसे भी परामर्श करके कोई न कोई व्यवहारिक रास्ता निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। आज जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार हुआ है, इसका समाधान करने के लिए पुनः हम लोग इस दिशा में विचार करेंगे और बैठेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन के द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम 7 अगस्त को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मी के रूप में नियमित करने व न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन दिए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के द्वारा जिले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में पिछले 30-35 वर्षों से कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका
विभाग में शासकीय योजनाओं को लागू करने का कार्य कर रही हैं। गांव बस्तियों में शासन के प्रतिनिधि के रूप में आंगनवाड़ी कर्मी इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, बावजूद इसके उन्हें सरकार कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, न ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है। वर्षों की सेवा देने के बाद भी सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भी नहीं दी जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार योजना कर्मियों को कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए और सभी योजना श्रमिकों को 21,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान और सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, ESI, PF और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के अध्यक्ष अंजलि बिसेन ने बताया कि पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर न्यूनतम 21,000 रुपये दिए जाने चाहिए। कोरोना संक्रमण में कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सुरक्षा किट प्रदान नहीं की जा रही है। मांगों पर सरकार अमल कर मांगे शीघ्र पूरी करें। जी बताएं, क्या मांगों को लेके? आज पूरे प्रदेश में हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो अब 7, 8 और 9 तीनों दिन अभी हड़ताल चलेगी हम लोगों की। ये मांगे, इसमें पूरी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमें नियमित किया जाए और कोरोना योद्धा के अंतर्गत में जो सरकार ने कहा था कि इनको किट दी जाए, इनको लाभ दिया जाए, 50 लाख का बीमा दिया जाए और 10,000 रुपये जो अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा कोरोना योद्धा में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सर्वे में ड्यूटी की है, उसे भी तत्काल 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उसका लाभ दिया जाए। सीटू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष वायार बिसेन ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है। कोविड-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, उस एवज में उन्हें पूरा वेतन न देकर वेतन में कटौती की जा रही है। कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना चाहिए। हाँ, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के आह्वान पर आज बालाघाट जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कलेक्टर कार्यालय उपस्थित हुई और उन्होंने 15 सूत्री अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जो प्रधानमंत्री के नाम है। उसमें उनने सबसे मुख्य मांग ये है कि जो 45 और 46वां श्रमिक सम्मेलन था, उसकी जो सिफारिशें हैं वो लागू करने का, और वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है, जिसमें उनको सेवा ली जा रही है, उन्हें उस एवज में उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनकी वेतन की कटौती की जा रही है। अभी मई माह में कि उनका जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका पूरा वेतन दिया है और ग्रामीणों को आधा वेतन दिया है। वर्तमान में उनसे काम कराया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है। जो आंगनबाड़ी के लोग, देश में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं बालाघाट जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा गुरुवार को 7 अगस्त को 159 की संख्या को पार कर गया। कोरोना की रफ्तार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिनों में ही 58 मरीज मिल चुके हैं। 26 जुलाई को जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 100 के आगे निकल चुकी थी, वहीं 7 अगस्त तक 58 मरीज और मिलने से ज़िले में अब तक 159 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अपेक्षा से काफ़ी बेहतर है और 158 मरीजों में से 130 उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 29 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने सरकारें पस्त हो चुकी हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री, प्रदेश के मुखिया और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना को गंभीरता से ना लेना बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए सरकारें भी सतर्कता और सावधानी पर जोर दे रही हैं। देश प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कोरोना बेकाबू हो रहा है और तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बात की जाए बालाघाट जिले की तो यहाँ 20 मई को पहला केस सामने आया था और इसके बाद कोरोना मरीजों के मिलने का जो क्रम चला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कोरोना मरीजों के सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 7 अगस्त को 8 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद ये आंकड़ा कुल 159 पर जा पहुंचा है।
बात की जाए जिले में कोरोना के मिलने वाले मामलों की तो मई माह में महज 7 केस थे। इसके बावजूद जून में 29 पॉजिटिव केस मिले। जुलाई माह में सर्वाधिक 64 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया और 26 जुलाई को कुल संक्रमितों की संख्या 100 से आगे निकल गई। 26 जुलाई से 6 अगस्त महज 10 दिनों में ही 59 और नए कोरोना मरीज मिले हैं और कुल पॉजिटिव मरीज अब बढ़कर 159 हो गए हैं। कोरोना की वजह से चिंता बढ़ाने वाले इन आंकड़ों के बीच राहत की बात की जाए तो पॉजिटिव मरीजों के रिकवरी रेट लगभग 80% से ज्यादा है और बीते 3 माह में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु जिले में नहीं हुई है। हालांकि सुकून देने वाली इस बात के बीच कोरोना को हल्के में लेना गंभीर संकट पैदा कर सकता है, इसलिए सतर्कता और देह से दूरी के नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि देश प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े और संक्रमितों की मृत्यु होना अब भी इसी ओर इशारा कर रही है कि नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में भूमिका निभाएं। रोको टोको अभियान के तहत यातायात पुलिस व नगर पालिका सहित राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना कार्यवाही करते हुए सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा नगर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस द्वारा बाइक में आगे पीछे नंबर नहीं लिखा होने व वाहनों के दस्तावेज नहीं होने पर भी जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। बावजूद लोगों में इस कार्यवाही का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। गौरतलब हो कि हर दिन यातायात विभाग व नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 1 सैकड़ा से अधिक लोगों को रोककर समझाइश देकर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। आज भी नगर के अंबेडकर चौक में यातायात विभाग व नगर पालिका के द्वारा बिना मास्क लगाने व बाइक में नंबर नहीं लिखा होने पर आधा सैकड़ा से अधिक बाइक चालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस बारे में यातायात प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि प्रतिदिन नगर पालिका व राजस्व एवं यातायात विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर बिना मास्क पहनने वालों को समझाइश देकर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। हर दिन लगभग करीब 100-125 लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की जा रही, क्या समझाइश दी जा रही? रोको टोको अभियान के तहत प्रतिदिन यातायात विभाग एवं नगर पालिका परिषद बालाघाट एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लोगों को, ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको रोक के समझाइश दी जाती है एवं उनका 100 रुपये का चालान काटा जाता है एवं उनको समझाया जाता है कि मास्क अनिवार्यता पहने। प्रतिदिन हम लोगों के द्वारा ऐसे लोगों का जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, आज लगभग कितनी गाड़ियों की? 100 के लगभग हम लोग चालान काट रहे हैं। रोज़ की कार्रवाई शाम तक नोट होती है तो वो शाम तक हम आपको बता पाएंगे। वैसे रोज़ प्रतिदिन लगभग 100-125 लोगों के चालान हम लोग काटते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी बालाघाट जिले में हुई है। चूंकि ग्रामीण अंचलों में बारिश के दिनों में वैसे भी काम धंधे व रोजगार के अवसर कम ही होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जिले में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को वर्षा काल में जिन उपलब्ध कार्यों में रोजगार ग्राम पंचायत द्वारा दिलाया जा सकता है, ऐसे कार्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विभिन्न कार्यों की स्वीकृति देने हेतु जैसे सीसी सड़क, पशु शेड का निर्माण और ऐसे ही वह कार्य जो वर्षा काल में प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जा सकते हैं, उन्हें प्रारंभ करने हेतु जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभागार में जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, अनुभाग अधिकारी राजस्व बैहर गुरु प्रसाद, परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं बैठक में उपयंत्री, ग्राम सचिवों व रोजगार सहायकों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान उपस्थित ग्राम सचिवों व रोजगार सहायकों एवं उपयंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी प्रवासी मजदूर कोरोना काल में वापस आए हैं, तत्काल उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यथासंभव जो कार्य ग्रामों में कराए जा सकते हैं, उन ग्रामों में प्रवासी मजदूरों को कार्य दिए जाएं, ताकि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर बेरोजगार न रहें और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, वह सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।
बैठक में बताया गया कि ऐसे लोग जो जिले में फिलहाल कंटेनमेंट या हाई रिस्क जोन से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन करें। वहीं उनकी पूरे परिवार को 7 दिनों तक मनरेगा के किसी भी काम में न लगाया जाए। किसी को असुविधा है तो ऐसी स्थिति के लिए सभी स्थानों में पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था भी की गई है, उन्हें उन स्थानों पर रखा गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई जा रही है जो 20 जून से शुरू है, तो उसके अंतर्गत जिले को कुछ कार्यों में टारगेट मिले हैं कि ये कार्य किए जाने हैं और अक्टूबर मिड तक 15 अक्टूबर तक हमको बहुत सारे काम समाप्त करने हैं और मैंडेट जनरेट करने हैं। सामान्यतः ऐसा होता है कि बालाघाट जिले में इस मौसम में काम कम होते हैं, तो उसी के लिए हम लोग कार्य योजना के लिए चर्चा करने आए थे सारे सचिवों, जीआरएस और सब इंजीनियर्स से कि आपको इस समय के लिए नए काम ढूंढने हैं और कार्य हमको फिर से नरेगा वाले काम फील्ड पर प्रारंभ करने हैं। तो वही एक वर्कशॉप कम ट्रेनिंग जैसी थी कि क्या क्या काम ले सकते हैं उसके लिए बताने के लिए। और जो पंचायत को राशि मिलती है वित्त की 14 वित्त 15 वित्त की, उसके संबंध में जो निर्देश आए हैं उसके संबंध में बताएं। मैम, राज्य शासन ने प्रदेश में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के आयोजन के सिलसिले में रूपरेखा तय कर दी है। राज्य स्तर, जिला, जनपद पंचायत और पंचायत मुख्यालयों पर किए जाने वाले आयोजन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सलामी के बाद राष्ट्रगान का गायन होगा। कलेक्टर कार्यालयों में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के इंतजाम किए जाएंगे। जिला पंचायत कार्यालयों में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति के प्रधान और पंचायत कार्यालय में सरपंच, प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति के प्रधान के उपलब्ध न होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय में महापौर, अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी जगहों पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान का कार्यक्रम सुबह 8:45 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संबोधन को सुना और देखा जा सके। सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। कार्यालय प्रमुख सुबह 8 बजे अपने विभाग के सीमित संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला और जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जन सामान्य और स्कूली बच्चों को शामिल न किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाए। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में 14 और 15 अगस्त की रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां बच्चों की संख्या निर्धारित मापदंड में नहीं है, वह बंद कर दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों की समीक्षा की गई है और प्रदेश के लगभग 12,876 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है, जिसके तहत बालाघाट जिले में भी 300 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश देने वाले शिक्षा के मंदिरों से जुड़ी देखिए यह खास रिपोर्ट। समग्र शिक्षा और बेहतर शिक्षा की योजनाएं धरातल पर फिसड्डी होने का खामियाजा कुछ यह होता है कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें हर घर, हर परिवार शिक्षा का हो समग्र प्रसार यह नारा देती है, तो वहीं स्कूलों में बच्चों की कमी शिक्षा के विस्तार और भूमिका पर सवाल या निशान लगाती है। शिक्षा से जुड़ा ताज़ा आदेश, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने नीतियों और मापदंड का हवाला देते हुए समीक्षा के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम है, यह बताया जाए। साथ ही साथ नियम भी बता दिया गया है कि मिडिल स्कूलों में 20 से अधिक छात्र तथा प्राइमरी स्कूलों में 40 छात्र होने आवश्यक हैं। इस नियम और शिक्षा विभाग के मापदंड पर जो सरकारी स्कूल खरे नहीं उतरेंगे तो वह हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। एक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 12,876 स्कूल रडार पर हैं, जिन्हें बंद करने की तैयारी है। बालाघाट जिला भी इससे अछूता नहीं है और 20 से कम छात्र संख्या वाले जिले में लगभग 360 स्कूल हैं जो बंद हो सकती हैं।
आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों का उपयोग पंचायत एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए किया जाएगा और जो स्कूल बंद किए जाएंगे वहां के बच्चों को समीप के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। शिक्षा केंद्र की इस सूची में प्रदेश के अधिकांश संभाग शामिल हैं। हालांकि शून्य छात्र संख्या में जबलपुर संभाग का नाम नहीं है, लेकिन कम छात्र संख्या में बालाघाट का स्थान है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों की बात की जाए तो मिडिल स्कूल संचालित करने के लिए 20 से अधिक छात्र संख्या होना जरूरी है। वैसे ही प्राइमरी स्कूल तब संचालित होंगे जब वहां 40 छात्र रहेंगे। नियमों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्रदेश के ऐसे स्कूलों को बंद करने की कार्य योजना है जो इन मापदंडों और नियमों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। साथ ही साथ यह जानना भी जरूरी है कि यहां अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों की सेवाएं भी उन स्कूलों में लिए जाने की बातें कही जा रही हैं जहां छात्र संख्या अधिक है अथवा ऐसे स्कूल जहां शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को देखें तो नवाचार और व्यवस्था परिवर्तन किए जाने की नीतियां बनाने की बजाय स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही है, जो सरकार की शिक्षा नीतियों को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही सवालिया निशान भी लगाती है। ऐसे में समग्र शिक्षा, हर घर परिवार शिक्षा का प्रसार, सब पढ़ें सब बढ़ें, यह स्लोगन शिक्षा के विस्तारीकरण की नींव कहे जाते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सरकारी प्रयासों की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा के तहत कई उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें मध्याह्न भोजन भी एक है। हालांकि मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों की संख्या बढ़ी तो है, लेकिन बच्चों का अधिक जोर पढ़ाई की बजाय भोजन तक ही सीमित हुआ है। आज स्कूलों को बंद किए जाने के प्रयास हो रहे हैं, जबकि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की दरकार है। इसमें संदेह नहीं है कि सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने पर जोर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी व्यवस्था और प्रयासों के विपरीत दिखाई पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शिक्षा के इन मंदिरों को बंद करने की नौबत नहीं आन पड़ती। स्कूलों की दीवारों पर स्लोगन होते हैं, उनमें से एक यह भी है कि शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे चलती पीढ़ी है। उम्मीद है कि ज्ञान के प्रकाश का प्रसार करने वाले स्कूलों को बंद होने की बजाय बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयास होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा के अभाव में ग्रामीण भारत की पीढ़ी अज्ञानता के अंधकार में फंसकर रह जाए। बालाघाट नगर में बाईपास बनाने को लेकर जहां कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किए गए, तो वहीं बाईपास बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ों की कुर्बानी पर्यावरण प्रेमियों को रास नहीं आई और उन्होंने पेड़ों को कटने से बचने के लिए मुहिम छेड़ दी, जिसके तहत डेंजर रोड बचाव समिति ने अनेकों कार्यक्रम किए। लेकिन इसी बीच ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पुनः बाईपास को लेकर जंग छेड़ दी है, जिसको लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला प्रशासन के पास भी पहुंचे, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया और बाईपास की समस्या जस की तस बनी रही, जिसको लेकर 7 अगस्त को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने पहुंचकर अपने विचार रखे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में बालाघाट बाईपास को लेकर चलाई जा रही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के द्वारा 7 अगस्त को नगर के गुजराती समाजवाड़ी में दोपहर 12 बजे बाईपास को लेकर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी व्यापारी बंधुओं व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति की अपील की गई थी। आयोजित की गई इस बैठक में बाईपास को लेकर एकमत होकर विचार विमर्श किया गया। देखा जाए तो बालाघाट नगर में बाईपास मार्ग और रिंग रोड काफ़ी पुरानी समस्या है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और अन्य अड़चनों के चलते आज तक नगरवासियों के लिए बाईपास और रिंग रोड का सपना अधूरा ही है। हालांकि मामले में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन बार बार इस मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और उन्होंने जनता को भी विश्वास दिलाया है कि बालाघाट नगर में जल्द ही बाईपास और रिंग रोड बनाया जाएगा। लेकिन बाईपास और रिंग रोड बनाने के लिए कोई समय निर्धारित न होने के कारण अब धीरे धीरे यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बीते कुछ माह या वर्ष की बात करें तो बाईपास न होने के चलते नगर में अनेकों ऐसी सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई, जिससे न कोई केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी सीधा असर देखने को मिला है। दुर्घटनाओं के चलते नगरवासियों की भावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर में नो एंट्री का समय तो बढ़ा दिया, लेकिन अब यही नो एंट्री की समस्या ट्रांसपोर्टर्स और जिला प्रशासन की गले की फांस बनी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं कि जिला प्रशासन या तो उन्हें बाईपास बना कर दे या फिर नो एंट्री को हटाए, लेकिन दोनों ही सूरतों में इस समस्या का हल फिलहाल जिला प्रशासन के पास नहीं है। कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन ने बाईपास को लेकर पहल तो प्रारंभ की, लेकिन सैकड़ों वृक्ष इसका रोड़ा बन गए। वृक्षों को बचाने पर्यावरण प्रेमी सामने आए, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों को आश्वस्त कराया कि वृक्षों को कटने नहीं दिया जाएगा।
लेकिन बाईपास मार्ग का मामला फिर अधूरा ही रह गया, जिसका हल निकालने के उद्देश्य से 7 अगस्त को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा स्थानीय गुजराती समाजवाड़ी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक के दौरान पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन, डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत, सचिव अभय कोचर, व्यापारी अनुराग जायसवाल, महेंद्र सुराना, सत्यनारायण अग्रवाल, राजेश बबलू सेवेवार, प्रकाश जैन, GR घोड़ेश्वर सहित ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया, उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर, सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी और नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि ये नो एंट्री को लेकर के 2-3 बार मेरे पास भी आए, चैम्बर के साथ में था और हमने समस्या का समाधान भी हमने उस समय खोज करके निकाल लिया था। इसके साथ ही बैठ करके शायद जयदेव साहब से इसके साथ निकाला था। मुझे ये आश्चर्य जरूर लग रहा है कि 4 महीने से अभी कोविड-19 कोरोना चल रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। इस बीच में भी नो एंट्री का दुख अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्यों अपने रोका रखा। केवल बच्चे निकलते हैं तो समय के लिए पहले रोका जाता था और ये बात भी सही है, ठीक है, उनकी सुरक्षा भी हमारी आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। और मैं आपके साथ में आज इस बात के लिए, जैसा अविनाश भैया ने मुझे बुजुर्ग कह करके और जो इस प्रकार से संबोधित किया है, तो मुझे भी लगता है कि कुछ करना चाहिए। मैंने बुजुर्ग भैया को अभी बुलाया और उसमें से मैं एक बात तो आपको बता दूं कि हमारे जनप्रतिनिधि गौरी भाव बहुत भावुक आदमी है और काम के प्रति और जन भावनाओं के दूर वो नहीं आते। तो क्यों न हम ऑफिसर से मिलने के पहले हम अपने जनप्रतिनिधि से मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि नो एंट्री वाला मामला आपका आज ही भी नहीं आड़े आना चाहिए ना विचारधारा, क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक है, चाहे पर्यावरण की बात करें या विकास की बात करें, क्योंकि यहाँ व्यापारी बैठे हैं। जब व्यापार की बात आती है तो बिना विकास के व्यापार संभव नहीं, और अगर हमें जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार एक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बेसे जी की ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूँ, आपकी जो भावनाएं हैं और उन्होंने कभी भी आम जनों की भावनाओं के खिलाफ जाकर ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि आम जनों की या व्यापारियों की किसी की भावनाएं आहत हो। तो जहाँ तक डेंजर रोड का सवाल है, तो मैं ऐसा व्यक्तिगत मानता हूँ कि वहाँ पहले प्राथमिक तौर पे साइड शोल्डर भरना चाहिए, क्योंकि आपके बीच में से ही एक व्यापारी साथी ने ये सुझाव दिया था कि एक बार साइड शोल्डर भर के देखना चाहिए। और बहुत जरूरी उसमें 4-6 पेड़ ऐसे लगते हैं जिनकी अनुमति लेकर, जो बिल्कुल दो गाड़ी को क्रॉस नहीं होने दे रहे, ऐसे पेड़ों को पहले काटकर 2 गाड़ी के आने और जाने का रास्ता साइड शोल्डर भर के तैयार होना चाहिए। इससे वैकल्पिक रास्ता तो जरूरी है हमारे लिए। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि जो त्वरित में अगर इस समस्या का कोई हल निकल सकता है तो एक तो वो ये है कि जिला प्रशासन पे दबाव बनाया जाए कि जिस तरह से जो नो एंट्री है, नो एंट्री में जो सख्ती जो बरती जा रही है, उस सख्ती को फिलहाल तो कम किया जाए, उस सख्ती को कम किया जाए। जिस तरह से सचमुच कभी कल पूरन भैया भी आए थे, उनसे काफ़ी देर तक बात हुई इस विषय में कि आप लोग बहुत परेशान हैं। निश्चित रूप से हमारे ट्रांसपोर्टर साथी परेशान हैं, जो बसों के जो ड्राइवर है, कंडक्टर, वो परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे लोग इस समस्या से परेशान हैं। तो इसका जो तात्कालिक हल अभी जो निकल सकता है वो ये है कि सबसे पहले तो इस विषय पे बात की जाए कि क्यों ना नो एंट्री वाला जो आपका समय है उसमें सख्ती कम की जाए। दूसरी चीज़ कि अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था, ये जो अभी रोड है, जो डेंजर रोड है, इसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लिया जाए। ऐसा कुछ किया जाए कि हम समझ रहे हैं कि 2 गाड़ी एक साथ अगर बीच में आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। तो या तो कोई ऐसी टाइमिंग फिक्स किया जाए। मुझे लगता है कि अगर हम देखें गन्ना का जो रूल है, वहाँ से जो रोड
की लंबाई होगी। अगर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए दोनों छोर से कि भाई एक समय पे एक ही गाड़ी वहाँ पर निकले या 30 मिनट यहाँ से निकले 30 मिनट वहाँ से निकले, ऐसी कुछ भी वैकल्पिक व्यवस्था अभी फिलहाल में मुझे लगता है कि ऐसी की जा सकती है, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये स्थायी हल नहीं है। आपको सर्वप्रथम तो रिंग रोड के लिए या अन्यत्र कोई बाईपास रोड के लिए प्रशासन पे या जो भी जनप्रतिनिधि है उन पे दबाव आपको निश्चित रूप से बनाना। वहीं विचार गोष्ठी के दौरान मौजूद डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत, सचिव अभय कोचर ने कहा कि क्यों है कान्हा के नाम से जाना था बालाघाट, ठीक है ना। डेंजर रोड नाम जो पड़ा है वो वहां पे पावर हुआ करता था वहां तक, कोई जानवर में चले जाए, कोई लोग में चले जाए, पावर हाउस में आके उसके मतलब उससे चिपक में जाए डेंजर रोड। दूसरी चीज है वहां पे बहुत जंगल में बहुत जंतु हुआ करते थे, पैंथर मिलता था, वो बीच में लगता था। जब मैं शुरू में आया था 80 में, तो मैं शुरू में जितने वही देखा था कुछ काटे में देखता था, कहाँ से तो बोले साहब डेंजर के पास जा रहे हैं, तो जब भी जाना पड़ता डेंजर था। पर आज आवश्यकता इश्का की जल्दी होती है, वो डेंजर रोड नहीं है और उसका नाम हम चेंज जरूर करेंगे, अच्छा होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत सारे पंजाबी बैठे हैं, सिंधु समाज लोग बैठे हुए, हम लोग बैठे सारे। आज ये पता है आपसे 11:30 बजे वहाँ कितनी महिलाएं घूमने जाती है, वो मेन रोड जब मेरे अस्पताल के सामने से देखी वहाँ पर जाती है, उन्हें साफ घूमने में बहुत अच्छा लगता है। क्या आज से 20 साल पहले जाती थी? प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं जाती। आज लोग पहले रेंजर स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने जाना मिलना जाना बहुत सही बात है। आज देखिए माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रेला चले जा रहा है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं, क्यों ऑक्सीजन नहीं। और चिलचिला की धूप में उनको जब बालाघाट आना संभव नहीं हो रहा था, तो हमने एक छोटा सा मैसेज बना के व्हाट्सएप में वायरल किया, और आप मानेंगे नहीं कुछ घंटों के अंदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बिना किसी शुल्क के 20 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई, जिसमें गोल्डी भैया, अशोक भैया, आनंद कोचर भैया, सुरजीत भैया और ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने कुछ ही घंटे के अंदर 20 गाड़ियाँ वहाँ पे भेज दी। तो ऐसे साहब सभी सेवकों को मेरा नमन प्रणाम। एक बहुत ही बोलना चाहिए अच्छा विषय, जो पता नहीं कहाँ से कुछ विवादों की भेंट चढ़ने लगा। एक बात आई कि शहर में नो एंट्री लगी रहती है। नो एंट्री जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अखबारों में पढ़ा, तो स्कूल के समय के लिए लगाई गई थी। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उससे 1 घंटा पूर्व और उसके 1 घंटा बाद तक कोई भी वाहन वहाँ से नहीं गुजरेगी। ऐसी मैंने पेपर में खबर पढ़ा था, सच्चाई आप जानते हैं। और अभी जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से ना तो कोई स्कूल खुली, ना कोई इंस्टीट्यूट खुले, और व्यापार भी जितना चलता था उसका 50% की दर से चल रहा है। ऐसा मैं अपने व्यापार को देख के बोलता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी शहर में नो एंट्री नहीं हुई। मैं व्यापारी हूँ, मेरी भी महीने की 30-35 गाड़ी शहर में आती है, और नो एंट्री नहीं खुलने के कारण वो कुछ भाड़ा भी ज़्यादा लेते हैं और बार बार परेशान भी करते हैं, भैया कुछ खाने नहीं है, यहाँ कहाँ खड़े रहें, कब खुलेगी। ट्रैफिक वाले उनको ढंग से बताते भी नहीं हैं। और अभी तो एक नया ट्रेन चालू हुआ है, कुछ बताने का 100 रुपये भी कोई लोग ले रहे हैं। तो इनसे बड़े परेशान होकर के, और मैं समझता हूँ ये एकदम स्वाभाविक समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये भी आपके सामने रखूंगा कि इस समस्या का कोई भी हल मुझे बाईपास में नहीं दिखता। बाईपास बने अथवा ना बने, शहर में जो व्यापारी व्यापार कर रहा है उसकी कोई भी समस्या इस बाईपास से हल होती मेरे को नहीं दिख रही है, बजाय नो एंट्री।
नो एंट्री भारी समस्या है। और जब नो एंट्री की बात आती है, जैसा कि आप लोग उस दिन बात करने गए, वो भी समाचार मैंने पेपर में पढ़ा, अधिकारी इतनी आसानी से पल्ला झाड़ देते हैं कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसमें। हमको भी मालूम है, आधा बालाघाट यदि नदी के उस तरफ है तो आधा बालाघाट नदी के इस तरफ है। हमारा जो वाहन, मैं समझता हूँ जो भी व्यापारी होगा, किसी का गोडाउन नौगांव के आगे नहीं होगा। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अनुराग जायसवाल ने बाईपास के मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि तो सबसे पहले चीज़ है कि अगर आप उस डेंजर रोड का नाम बदलना चाहते हो तो उसके लिए पहले उसको सुरक्षित कीजिए। क्या वो सुरक्षित है? कोई आदमी नहीं जाता वहाँ पे। जब आप लोगों ने मुहिम चलाई तब लोगों ने जाना शुरू किया डेंजर रोड पे, उसमें से 90% लोग पहली बार गए। दूसरी बात कि जो लोग सवेरे घूमते हैं या बजरंग घाट पे, यहाँ डेंजर रोड पे जो, उससे कहीं ज़्यादा लोग रात में पूरी सड़कों में घूमते हैं, बालाघाट शहर की मोती तालाब रोड, मेन रोड में। उनको कोई ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, बाजू से ट्रक निकलता रहता है, डर के क्या करते हैं, नहीं यार पीछे से मार के चला जाएगा, पर रॉन्ग साइड चलो, कम से कम सामने से दिखेगा तो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बाईपास रोड का निर्माण क्या होगा क्या नहीं, मेरी हैसियत थी उसे बोलने की, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नो एंट्री लगाने से बहुत नुकसान है। और टेक्निकली बालाघाट में नो एंट्री नहीं हो सकती। जिस शहर में बाईपास या रिंग रोड नहीं है वहाँ नो एंट्री नहीं हो सकती, कानूनी। स्कूल बंद है, नो एंट्री चालू है। एक छात्रा मर गई, गलती 99% उसी की है, लेकिन पता लगा सुबह रात से 7 से 10 बजे तक बंद कर दिए। भैया ट्रक खड़े हैं। दूसरी बात यह है, हैवी ट्रैफिक की अगर बात हो रही है, हैवी ट्रैफिक तो कोई जमाना हो गया, बालाघाट आना बंद हो गया। जिस दिन रेलवे बैरिकेड लगे थे, मलाजखंड जाने वाले सारे ट्रक रायपुर से भी जाते, बालाघाट आना बंद हो चुके हैं वो ट्रक, क्योंकि निकलते नहीं। मेरे पास 85 गाड़ी का ट्रक आता था, बैरिकेड में अटक जाता था, भैया हमने रिक्वेस्ट की 50 गाड़ी में भेजो, वो एक नुकसान। सरेगा रोड क्रॉसिंग में टेक्निकली किसी को चिंता नहीं है, सिर्फ ट्रक इसलिए उसको तोड़ देता है कि उसी के नीचे ब्रेकर है, ब्रेकर वो चकता तो ऊपर तोड़ देता है, कोई चिंता नहीं करता इस पर कि भैया ट्रक क्यों नहीं निकलता। तो आपके यहाँ से ट्रक निकलने देते तो ट्रांसपोर्ट यूनियन को बाईपास देने की बात ही छोड़ी। तो तत्कालीन व्यवस्था जो बात हो रही है बिल्कुल सही है। सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट कि नो एंट्री खत्म होना चाहिए। वहीं बैठक को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया, उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने कहा कि उसमें हमारा मकसद सिर्फ शहर में होने वाले एक्सीडेंट को कम करना है। किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, यह हमारा मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि शहर में ऐसा वातावरण रहे कि सब लोग सुख शांति से और अच्छे से जीवन यापन करें और किसी भी प्रकार की किसी को कोई चोट ना लगे और ना ही किसी प्रकार की कोई जंग ना लगे। और साथ में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी करता है। कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोगों को बाईपास की जरूरत थी, वो भी शहर वालों की जान बचाने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की। ठीक है, आप लोग, अब मैं इतना ही बोलूँगा कि तुम्ही ने दम दिया, तुम ही दवा देना। भैया ये जो बाईपास का निर्माण हो रहा था, जो परमिशन आ रही थी, अब आप ही लोगों ने रुकाए हैं। इनडायरेक्टली एनजीटी की धमकी भी मिल चुकी है, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए। खुली बात बोलता हूँ, मैं सीधे मुंह पर बोलता हूँ। इनडायरेक्टली एनजीटी की धमकी मिल गई है, नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे, सीधी सी बात है। अड़ंगा लगेगा तो लगेगा। अब शहर में जान जाती है, अगर एक्सीडेंट में किसी की, उसका जवाबदार कौन रहेगा? जिला प्रशासन। भाई अब शहर में जान जाती है, जिला प्रशासन हमारा जो है, ना तो हमारे नेताओं में दम है, ना हमारे अधिकारी में दम है, वो सिर्फ अपनी बना डालना चाहते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, लगाओ नो एंट्री। अभी सरेगा में नो एंट्री, सरेगा में चालू है, एक्सीडेंट हो जाएगा, नवेगांव के आगे नो एंट्री, नवेगांव के आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, नवेगांव में नो एंट्री। समस्या का हल निकालना किसी के हाथ में नहीं है, यहाँ ना कोई निकालना चाहता है, तो समस्या बढ़ा रहे हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
ग्राम कुम्हारी में हुए अंधे हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आधा दर्जन आरोपी हुए गिरफ्तार। चोरी के संदेह पर युवक की गई थी हत्या। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ रही है संख्या। 8 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29। बालाघाट नगर में भी मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। 2 माह में 3 गुना हो गई है कोरोना की रफ्तार। 26 जुलाई से 7 अगस्त 10 दिन में 58 मरीज। बाईपास समस्या को लेकर हुई विचार गोष्ठी। गोष्ठी में जनप्रतिनिधि, व्यापारी सहित प्रबुद्ध जन रहे मौजूद। बाईपास को लेकर सभी ने रखे अपने अपने विचार। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित हुई थी विचार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।